Welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about PT management of ACL injury. तो आज हम डे 8 में डिस्कस करने वाले हैं एशियल इंजरी का मैनेजमेंट। तो एक्चुअल क्या होता है कि नी जॉइंट पर जो हमारा क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो टू टाइप से होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशियल इंजरी का मैनेजमेंट मीन्स एंटीरियर क्रूशिएट के बारे में। तो जो हमारा लिगामेंट्स होता है वो रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से, रेपिटेटिव यूज़ की वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। ये कॉमन इंजरी होती है उनके लिए। मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन या अबडक्शन हो जाता है, नी फ्लेक्स या हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एशियल लिगामेंट्स होता है वो टियर्ड हो जाता है। तो उसका जो टियरिंग का ग्रेड होता है, 3 टाइप्स का ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 क्या होता है, इसमें कि माइल्डली डैमेज होता है, बहुत कम डैमेज होता है, स्लाइटली स्ट्रेच बट इट इज स्टिल एबल टू हेल्प कीप द नी जॉइंट स्टेबल। पेनफुल होता है और माइल्डली कुछ फाइबर्स जो होते हैं लिगामेंट्स के वो टियर हो जाते हैं, बट जो हमारा नी जॉइंट है वो स्टेबल रहता है। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, बिकम लूज, रिफर टू एज अ पार्शियल टियर ऑफ अ लिगामेंट्स, रेयरली अकर। तो पार्शियल टियरिंग हो जाती है, ये भी पेनफुल होता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली रेफर एज अ कम्प्लीटली टियर। जितने सारे हमारे ऐसे लिगामेंट्स होते हैं वो सारे टियर्ड हो जाते हैं, कंप्लीट टियरिंग हो जाती है। लिगामेंट हैज़ बीन स्प्लिट इन 2 पीसेस एंड द नी जॉइंट इज अनस्टेबल। तो ये इसमें क्या होता है, ग्रेड 3 में पेशेंट को पेन नहीं होता है, जॉइंट अनस्टेबल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पेन होता है, फर्स्ट में डल पेन होता है, सेकेंड में बहुत सीवियर पेन होता है। तो हम ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पीटी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट रहती है, तो कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आया है, ग्रेड 1 में आया है, ग्रेड 2 में आया है, ग्रेड 3 में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पीटी मैनेजमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का मैनेजमेंट, वो भी एक्यूट फेज में, एंड लास्ट में हम ग्रेड 3 का मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एक्यूट एंड क्रोनिक फेज डिस्कस करेंगे, जिसके गोल्स क्या क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेंट। Reduce swelling and inflammation, reduce pain, maintain range of motion of knee and prevent stiffness, prevent atrophy of our muscles and improve the quality of our life। सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट एजुकेट होगा तो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को समझेगा। तो कॉमनली क्या होता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन में ही होता है, क्योंकि हाइपर मूवमेंट या हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट उनका ही देखने को मिलता है, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो पेशेंट एजुकेशन में आप क्या पेशेंट को बताएंगे कि आपको किस टाइप की पोजीशंस हैं उन्हें अवॉइड करनी है। मीन्स कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को बताना है कि आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। तो रेस्ट में क्या क्या करेंगे कि हम उस जॉइंट को, नी जॉइंट को इमोबिलाइज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम यहाँ पे ब्रेशेस का यूज़ करते हैं। प्रॉपर इमोबिलाइजेशन ऑफ द नी जॉइंट विद द टेपिंग के थ्रू, ब्रेश और ऑर्थोसिस के थ्रू। वेट वेयरिंग इज अ डिस्करेज, पेशेंट को बोलना है कि अब इस जॉइंट पे आपको वेट वेयर नहीं करना है। इनिशियली टू लिमिट डैमेज टू द इंसर्ट टिश्यूज, extend use of knee immobilizer should be avoided to the limit causes atrophy। extended use of knee immobilizer, तो बहुत ज़्यादा नी इमोबिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। एंड क्योंकि क्या होगा कि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है वो क्या हो जाएगी, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। तो आपको पेशेंट को बताना है कैसे रेस्ट करना है, पेशेंट को एजुकेट। सेकंड गोल इज टू रिड्यूस पेन एंड इफ्यूजन। पेन और जो जॉइंट इफ्यूजन हुआ था उसे कैसे रिड्यूस करना है। तो जैसे कि एक्यूट कंडीशन है, कोल्ड पैक, आइस मसाज जो कि हम यूज़ करते हैं लोकल टिश्यूज़ को, जो पेन है उसे कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी अफेक्टेड एरिया है उस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे पेन भी कम हो जाएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहेगा 10 to 15 मिनट्स का रहेगा। कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइस जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करेंगे। मीन्स रेस्ट पेशेंट को, जो कि हमने आगे पढ़ा हुआ था, रेस्ट पहले पेशेंट को देना है, उसके बाद आइस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, इस एरिया पे जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एलिवेशन, मीन्स अगर स्वेलिंग है, अडिमा है, तो क्या हार्ट के लेवल पे हमें उस लिम्ब को एलिवेट करके रखना है, नी को एलिवेट करके रखना है। ओके, तो ये तो हमारा राइस प्रोटोकॉल होगा जिससे कि हम पेन को, इफ्यूजन को कम करते हैं। नेक्स्ट जो पेन के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। टेंस एक ऐसी मॉडलिटीज़ होती है जो कि हमारे पैनकेक मैकेनिज्म पे काम करती है और ये हमारे पेन को कम करती है। नेक्स्ट जो है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, जो हमारा नेक्स्ट गोल है रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना। तो स्टार्टिंग एक्यूट फेज है तो पेशेंट को हम एक्टिवली या पैसिवली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे विद अ कंफर्टेबल रेंज, प्रोवाइड एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट सर्फेसिस एंड कैन absorb excessive joint fluid।
नेक्स्ट है फुल एक्सटेंशन अचीव बाय मीन्स जो टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है वो पेशेंट को बोलना है कि आप पेशेंट जो है एक स्टूल पे बैठ जाएगा या हाई सेटिंग करके एक टेबल पे बैठ जाएगा उसके एज पे एंड देन उसके बाद अपनी थाई को पूरा रिलैक्स करेगा एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन जितना नी का एक्सटेंड कर सके जिससे कि हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। क्या होता है पेन की वजह से बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो फुल नी एक्सटेंशन नहीं करते हैं पेन की वजह से, तो आपको पेशेंट को बोलना है कि फुल नी एक्सटेंशन जिसे हम टर्मिनल नी एक्सटेंशन बोलते हैं वो पेशेंट को सजेस्ट करना है, जो कि अभी हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। हील स्लाइड टू रिस्टोर मोशन टिल द लिमिट ऑफ अ पेन। हील स्लाइड एक्सरसाइज करनी है दिन में 3 to 4 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, नी एक्सटेंशन स्ट्रेच एक्सरसाइज, स्क्वाट, हैमस्ट्रिंग ब्रिजिंग, रिवर्स होल्ड एंड स्टेयर बैलेंस टू टेप एक्सरसाइज। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंट टू एट्रोपी ऑफ अ मसल। धीरे धीरे क्या होती है जो नी जॉइंट के आसपास की जितनी सारी मसल्स होती है उनमें एट्रोपी हो जाती है। तो स्टार्टिंग एक्यूट कंडीशन है तो आप क्या कराएंगे आइसोमेट्रिक कराएंगे एक्सरसाइज और क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स की, जिससे कि इनकी जो मोटर कंट्रोल है वो फिर से इनिशिएट हो जाए, रिगेन हो जाए, जिससे कि एट्रोपी कम हो जाए। होल्ड क्या रहेगा 10 सेकंड, रेपिटेशन जो रहेंगे 8 to 10 रिपीटिशन रहेंगे, इंटेंसिटी सब मैक्सिमम इनिशियली देन मैक्सिमम। नेक्स्ट इज अ क्रोनिक फेज। जो क्रोनिक फेज है हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का ही क्रोनिक फेज है। क्या क्या गोल्स रहेंगे, रिड्यूस पेन, प्रिवेंट कॉन्टेक्चर एंड स्टिफनेस, टू इंक्रीज द मसल्स स्ट्रेंथ, गेट ट्रेनिंग एंड बैलेंस ट्रेनिंग। तो क्या होता है कि पेशेंट जो है जब क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे हमारे जॉइंट कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाती है, स्टिफनेस फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्रोनिक कंडीशन में यदि पेशेंट आपके पास आया तो ये गोल आप सेट करेंगे एंड देन उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गोल है टू रिड्यूस पेन। पेन को रिड्यूस करने के लिए हम रेस्ट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे एक्यूट कंडीशंस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोडलिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो क्रोनिक कंडीशन है तो हम हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करेगी, सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी और मस्कुलर फाइबर की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो हाइड्रोकार्टियल पैक अप्लाई करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। हीट एंड कोल्ड थेरेपी दोनों ही यूज़ में आती है, मीन जैसे कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी होती है जो कि पेन के लिए कम बहुत यूज़फुल होती है। तो हॉट पैक यूज़ करते हुए क्या करता है हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, पेन को कम कर देता है और जैसे आफ्टर लास्ट ट्रीटमेंट होता है तो हम कोल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ पल्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैन आल्सो यूज टू रिलीव द पेन एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, पेन को कम करता है, हीलिंग प्रोसेस को इनहेंस करता है एंड रिड्यूस एनी स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पे हम मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है। नेक्स्ट गोल है जो टू प्रिवेंट कॉन्टेक्चर एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस और कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, पोजिशनिंग कराएंगे। तो पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पेशेंट क्या होता है पेन की वजह से नी को फ्लेक्स करके रखता है, तो आपको पेशेंट को पोजिशनिंग कराते रहना है। मीन्स पेशेंट को बोलना है कि अंडर द नी पेशेंट को पिलो को अवॉइड करना है। पेन की वजह से पेशेंट क्या करते हैं पिलो का यूज़ करते हैं। अवॉइड पिलो अंडर द नी और अवॉइड नी फ्लेक्शन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। बहुत टाइम तक नी को फ्लेक्शन नहीं रखना है। इट कैन लीड टू फ्लेक्शन स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्चर। ये क्या कर सकते हैं, स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब पेशेंट का हमें नी की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना है तो हम सीपीएम मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैसिव मोशन, इसका यूज़ करते हैं इनिशियली नी की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए क्योंकि पेशेंट सेल्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाता है। तो हम सीपीएम की हेल्प से फ्लेक्शन एक्सटेंशन नी का कराते हैं, जिसमें क्या होता है 5 to 10% रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है सस्टेन स्ट्रेचिंग। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, कॉन्टैक्ट स्टिफनेस को कम कराने के लिए हम सस्टेन स्ट्रेचिंग का यूज़ करते हैं और एक्यूट कंडीशंस थी तो हमने स्टैटिक स्ट्रेचिंग यूज़ की थी। यहाँ पे हम सस्टेन स्ट्रेचिंग करते हैं जिसमें क्या है क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग कराएंगे 8 to 10 सेकंड इनिशियली एंड देन 15 to 25 सेकंड एंड लेटर स्टेज अवॉइड एनी स्टिफनेस इन द मसल्स। लेटर स्टेज में क्या करेंगे 15 to 20 सेकंड्स के लिए रखेंगे। इनिशियली हमें क्या करना है 10 to 10 सेकंड 8 to 10 सेकंड के लिए यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द मसल्स ऑफ स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ जो हमारा गोल है क्योंकि क्या होता है क्रोनिक कंडीशन है पेशेंट की जो मसल्स है बहुत ज़्यादा वॉस्टेड हो गई है, एट्रोफी हो गई है, तो हमें स्ट्रेंथ को भी डेवलप करना है। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं एसएलआर कराते हैं। एसएलआर मीन्स स्टेट लेग रेजिंग टेस्ट। टेस्ट भी होती है और एक्सरसाइज भी होती है। तो एसएलआर हम एक्सरसाइज कराते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एंड प्रोग्रेशन करना है तो हम वेट कप का यूज़ कर देंगे एसएलआर एक्सरसाइज में। मिनी स्क्वाट कराते हैं विद और विदाउट बॉल सपोर्ट। स्टार्टिंग में हम बॉल्स की सपोर्ट के साथ कराएंगे देन धीरे धीरे प्रोग्रेशन करेंगे विदाउट बॉल सपोर्ट कराएंगे। बीएमओ एक्सरसाइज कराएंगे। बीएमओ में मीन्स वॉस्टस जो हमारी वॉस्टस मेडियल ऑब्लिक मसल्स होती है क्वाड्स की, तो उसमें हम उसके लिए हम कराते हैं एक्सरसाइज टू प्रिवेंट एक्सटेंसार लैग, जो क्या करती है हमारे ये बीएमओ जो मसल्स होती है जब हम क्या करते हैं जो पेशेंट होते हैं वो नी फ्लेक्स करके रखते हैं। नी फ्लेक्स करके रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है बीएमओ मसल्स बहुत ज़्यादा एट्रोफी हो जाती है, वॉस्टेड हो जाती है, तो इस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो इससे क्या होता है नी हमारी फ्लेक्स में ही कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बीएमओ मसल्स को निगलेक्ट नहीं करना है, आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूर ही करानी है क्योंकि ये नी एक्सटेंशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो पार्शियल लंज एक्सरसाइज, लंज कराना फ्रंट लेटरल स्टेप स्टेप अप एंड स्टेयर क्लाइंबिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज करानी है वेट के साथ पेशेंट को। स्टेयर क्लाइंबिंग कराएंगे तो उसमें क्या होगा इसेंट्रिक कंसेंट्रिक मसल्स वर्क करेंगी, उसमें एक्सरसाइज होगी इसेंट्रिक कंसेंट्रिक मिस मसल्स हमारी कॉन्टेक्ट करेगी, रिलैक्स करेगा, कॉन्टेक्ट रिलैक्स होगा। स्टेशनरी बाइसिकल टू इंक्रीज स्ट्रेंथ प्रोग्रेशन इंक्रीज टू रेजिस्टेंस। तो ये सारी हमारी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। हील स्लाइड करनी है, क्वाड सेट्स, पैसिव नी एक्सटेंशन,
wall squat with the wall, balance and reach exercise भी, एंड नी स्टेबलाइजेशंस, ये फ्लेक्शन में है, एबडक्शन में है, एक्सटेंशन में है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में है, वो आपको पेशेंट को सजेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है गेट ट्रेनिंग। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम मसल स्ट्रेंथ भी डेवलप कर दिए, थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन भी डेवलप कर दिए, तो हम पेशेंट को गेट ट्रेनिंग करेंगे। गेट ट्रेनिंग क्या है, गेट 1 और गेट 2 में हम करते हैं। तो गेट 1 है तो पेशेंट को बोलेंगे वेट बेयरिंग स्टार्ट करना है आफ्टर 1 to डे ऑफ इंजरी, क्योंकि ग्रेड 1 में कुछ फाइबर्स ही लिगामेंट्स फाइबर टीयर होते हैं, तो 1 2 3 दिन में कंप्लीट सही हो जाता है, हीलिंग हो जाती है। तो हम 2 दिन बाद पेशेंट को वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि हमने पेशेंट को सजेस्ट किया था रेस्ट के लिए, अभी कोई भी लोड नहीं लेना है उस जॉइंट पे, कोई भी वेट बेयरिंग नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 2 3 दिन हो जाते हैं तो ग्रेड 1 में हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वेट बेयर कर सकता है, बट जब ग्रेड 2 होती है तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे 12 to 15 डेज बाद उसे वेट बेयरिंग करनी है, क्योंकि इसमें पार्शियल फाइबर है वो टीयर्ड हो जाते हैं। ओके, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज कराएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड साइड टू साइड। Initially, walking is done with the crutches and partially weight is given on leg, then progress to cane and then full weight bearing. Initially जब हम गेट ट्रेनिंग कराएंगे तो हम क्रिचेस की हेल्प से कराएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, पेशेंट को केन की हेल्प से कराएंगे, एंड देन लास्ट पेशेंट को बोलेंगे कि हम फुल वेट बेयरिंग कर सकता है। तो इस गेट ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे लाइक 20 to 25 डेज। फिर अगर ग्रेड 2 है तो 15 डेज में हो जाएगा, ग्रेड 3 है तो उसके लिए तो महीनों लगते हैं जब पेशेंट सही से चल फिर पाता है। नेक्स्ट है जब बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत टाइम से पेशेंट बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मसल्स वीक हो रखी हैं, तो पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि सिंगल लेग स्टैंडिंग, टैंडम लेग स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंड। धीरे धीरे प्रोग्रेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, सिंगल लिम सपोर्ट, स्टेबल टू अनस्टेबल सरफेस एंड एडिक पर्टर्वेशन, वेयर शेप। पर्टर्वेशन में क्या होता है, आई क्लोज करके पेशेंट को थोड़ा सा पुश करते हैं तो पेशेंट गिर जाता है, फॉलिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपको पेशेंट को देखना है कि फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग। डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोग्रेशन हो जाता है, टैंडम वॉकिंग, साइड वॉकिंग, बैक वॉकिंग एंड क्रॉस वॉकिंग। तो ये सारी हम बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का एक्यूट फेज एंड क्रोनिक फेज का पीटी मैनेजमेंट ने पूरा डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 3 का एशियल इंजरी को। तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेड 3 में हमें ऑपरेशन सर्जरी की नीड होती ही होती है, क्योंकि सारे लिगामेंट्स होते हैं वो टियर्ड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। तो नी है जो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हैं, तो अनस्टेबल होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम ग्रेड 3 के लिए हम कुछ गोल सेट करते हैं, फेज 1 to 7 डेज। 1 से 7 दिन के लिए हम क्या गोल सेट करते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन AROM 0 to 90 डिग्री लानी है 10 दिन के अंदर ही अंदर। फुल वेट बेयरिंग विद क्रचेज एंड ब्रेस्ट के साथ हमें करानी है। एडिमा कंट्रोल, ग्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड वुंड हीलिंग। तो ये सारे हमारे गोल्स होते हैं। तो फर्स्ट जब पेन रिड्यूस एंड इफ्यूजन को कम करना है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम वही जो कोल्ड पैक आइस मसाज का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये उसके लिए एक्यूट हो गया। आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव हम कर रहे हैं तो लोकल टिश्यूज जो पेन हो रहा है, उससे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसे कम करने के लिए हम कोल्ड पैक और आइस मसाज का यूज़ करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन देंगे वहाँ पे, मसाज थेरेपी हैमस्ट्रिंग पे, क्योंकि वहाँ पे स्पैज़म हो जाते हैं कॉर्ड्स पे, हैमस्ट्रिंग पे मसाज थेरेपी करेंगे। नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, हमारा गोल है कि हमें 90 डिग्री तो रेंज ऑफ मोशन लानी है। तो 90 डिग्री रेंज ऑफ मोशन लाने के लिए क्या करेंगे, CPM एक्सरसाइज कराएंगे 6 आवर पर डे, इंक्रीजिंग 5 to 10 डिग्रीज पर डे। 6 आवर पर डे ही हमें CPM देना है, जिससे क्या होगा कि 5 to 10 डिग्री इंक्रीज होगा पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोन हैंग और हील प्रॉपर इन सुपाइन फॉर पैसिव नी एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोन हैंग, सॉरी सुपाइन, हील प्रॉप इन सुपाइन। ये सुपाइन पोजिशन है तो यहाँ पे हील प्रॉप हो रहा है। ओके, प्रोन हैंग में क्या होगा, प्रोन पोजिशन में होगा तो पेशेंट को बोलना है कि थोड़ा पुश करना है, पिलो है या कोई कपड़ा है उसको पुश करना होता है। नेक्स्ट इधर गेट ट्रेनिंग देनी है। गेट ये हमारा 10 डेज के बीच का चल रहा है, 0 to 10 डेज का। तो स्टार्टिंग में क्या है, पेशेंट वेट शिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका सर्जरी हुआ है, तो वेट शिफ्टिंग इन स्टैंडिंग एंटीरियर पोजीशन साइड टू साइड विद क्रचेस के साथ करता है, पेशेंट सपोर्ट के साथ करता है, धीरे धीरे करना स्टार्ट करता है। गेट ट्रेनिंग विद 2 क्रचेज एंड बेस आर ऑन लेवल ग्राउंड इन स्टेयर्स। तो याद रखना है कि बेस और क्रचेस तो होनी है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट एट्रोपी। इतने दिन से पेशेंट ने मूवमेंट एक्टिविटीज़ नहीं किए, तो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स है, इनकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे एट्रोपी हो जाती है। तो आइसोमेटिक्स क्वाड सेट्स, क्योंकि ये उसके लिए एक्यूट है, क्वाड सेट आइसोमेटिक्स कराएंगे क्योंकि अभी सर्जरी हुई है और इंसिजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी आइसोमेटिक ही कराएंगे। हैमस्ट्रिंग सेट्स एंड ग्लूटेल सेट्स कराएंगे। रेपिटेशन 8 to 10 टाइम्स रहेगा। SLR कराएंगे, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन विद अ ब्रेस लॉक्ड इन अ फुल एक्सटेंशन। ब्रेस्ट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से SLR कराते हैं, तो वो हम पेशेंट को स्टार्टिंग के 10 डेज में कराएंगे। नेक्स्ट फेज आता है हमारा 8 to 14 डेज का। अभी हमने 1 to 7 डेज का डिस्कस किया, अब सेकंड फेज है 8 to 14 डेज। उसके लिए हमारे कुछ गोल्स होते हैं। AROM मीन्स एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का हमारा जो गोल रहेगा 0 to 120 डिग्री हमारा गोल रहेगा विद इन द 3 वीक्स।
अभी तक हमारा 90 डिग्री का एम था कि 90 डिग्री हमें रेंज नी जॉइंट की लानी है। अब हमारा गोल है 120 डिग्री तक रेंज हमें लानी है। नॉर्मल गेट पैटर्न हो या सिंगल क्रचेज एंड अनलॉक ब्रशेस। अभी क्या था, डबल क्रचेज का यूज़ कर रहा था पेशेंट, अब हमारा गोल है कि वो सिंगल क्रचेज के साथ चले और ब्रश को अब यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा गोल रहेगा कि अब ब्रश को पेशेंट को अनलॉक कर देना है, डेवलप मसल्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो तो हमारा गोल जो है इंक्रीज स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम पार्शियली वेट कराएंगे पेशेंट को, पार्शियली वेट शिफ्ट करना है, मिनी स्क्वाट 0 to 30 डिग्री। टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे इन स्टैंडिंग विद द बैंड। कंटिन्यू एसएलआर कंटिन्यू चलेगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपडेशन। प्रोग्रेशन थोड़ा थोड़ा कर देंगे, अब वेट कप के साथ हम एसएलआर कराएंगे। अभी तक हम ऐसे ही करा रहे थे, अब हम वेट कप के साथ कराएंगे। प्रोन नी ब्रेजिंग, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा टर्मिनल नी एक्सटेंशन होता है जो पेशेंट को फुल नी एक्सटेंशन करना होता है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया स्क्वाट एक्सरसाइज, लंज एक्सरसाइज, और ये हमारा प्रोन ब्रेजिंग। ओके, तो यहाँ पे जो टर्मिनल नी है उसमें क्या होता है, पेशेंट को बीएमओ मसल्स ही इसमें वर्क करती है। आप पेशेंट से बोलेंगे कि नी एक्सटेंड करो, थोड़ा सा नी एक्सटेंड कर देगा, पर हमें यहाँ पे टर्मिनल नी एक्सटेंशन पे काम करना है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा एम है 0 to 120 डिग्री रेंज हमें चाहिए नी जॉइंट की। तो इसके लिए हम स्टेशनरी यूज़ करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ सीट। जब हम पेशेंट बाइक से है तो हमें क्या करना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग जो हाइट है सीट की वो कम ज़्यादा कर देनी है। ये हमारी स्टेशनरी होगी क्योंकि एक जगह करनी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग, काफ एंड क्वाड्रिसेप्स। गेट एंड बैलेंस ट्रेनिंग, सिंगल लेग स्टैंस इन ब्रश एंड ग्रेजुअली विदाउट असिस्टेंट। सिंगल लेग स्टांस करना है पेशेंट को, सिंगल लेग स्टैंडिंग होना है विदाउट किसी असिस्टेंट के। एंटीरियर पोस्टीरियर बेड शिफ्टिंग एंड बायलैटरल स्टांस ऑन अ बैलेंस बोर्ड। नेक्स्ट है जब फेज 3 जो है वीक 2 से वीक 8 के बीच का है। तो इसमें हमारे क्या क्या गोल्स रहेंगे, इसमें हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्टिव आरओएम होना चाहिए, पेशेंट खुद से फुल आरओएम कर सके, इक्वल टू अ नॉन सर्जिकल नी, जो बिल्कुल इक्वली होना चाहिए, जिस जो हमारा नॉर्मल नी है उसके इक्वल रेंज आ जानी चाहिए। नॉर्मल गेट विदाउट असिस्टिव डिवाइस, नॉर्मल गेट पैटर्न होना चाहिए, किसी का ज़रूरत नहीं है पेशेंट को किसी की हेल्प ना कर, मतलब किसी के पेशेंट को नीड ना रहे। इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ डेली लिविंग। ओके, तो हम इसमें क्या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कराते हैं, इसमें हमने स्टेशनरी बाइक ग्रेजुअली प्रोग्रेस रेजिस्टेंस फॉर एंड्योरेंस, क्लोज काइंड ऑफ चेन स्क्वाट लंज 0 to 60 डिग्री ग्रेजुअली इंक्रीज रेजिस्टेंस, यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। स्टेयर्स अप एंड डाउन करेगा जिससे कि कंसेंट्रिक इसेंट्रिक मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथिंग डेवलप होगी, नॉट टू एक्सीड 60 डिग्री ऑफ अ नी फ्लेक्शन। काफ रेज बायलेटरल टू यूनिलेटरल। गेट ट्रेनिंग, नॉर्मल गेट विदाउट असिस्टेंस, केन ऑब्स्टिकल वॉकिंग इज इनिशिएटेड। विदाउट असिस्टेंस के नॉर्मल गेट करना है, पर स्टार्टिंग में क्या करना है, पेशेंट को केन का बोलना है कि केन के साथ पेशेंट को चलना है। हो सकता है उसका कहीं बैलेंस थोड़ा सा फॉल हो जाए, तो इसलिए केन की हेल्प से पेशेंट चल सकता है, और धीरे धीरे केन को भी यूज़ नहीं करना है। मैनुअल थेरेपी, अटेंशन टू स्कैर मोबिलिटी, क्योंकि जो सर्जरी होती है तो वहाँ पे कुछ स्कैर डेवलप हो जाते हैं, जो इंसीजन होता है तो उसे कम करना है। मैनुअल सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, तो वहाँ पे मसाज थेरेपी देनी है। टेलर मोबिलाइजेशन इज आल्सो डन। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एसीएल इंजरी का पीटी मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे हमने गेट 1, गेट 2 एंड गेट 3 तीनों का ही डिटेल में पीटी मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मेनिस्कल इंजरी का मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।